जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। आज के इस लेक्चर में बच्चों हम लोग जो हमारा टॉपिक चल रहा था एवोल्यूशन एंड फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान का विकास और निर्माण, इसी को हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं बच्चों। और ये जो हमारा यूनिट है ये इसका जो है सेकंड पार्ट रहने वाला है। इसका जो प्रीवियस लेक्चर था, जो फर्स्ट पार्ट था बच्चों, वहां पर हमने कुछ एक अधिनियम पढ़े थे। जैसे एक हमने पढ़ा था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में, एक हमने पढ़ा था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बारे में, एक हमने 3 चार्टर एक्ट पढ़े थे, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833 और चार्टर एक्ट 1853, है ना बच्चों। इन सब के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया था। पर्टिकुलरली इस लेक्चर के अंदर भी हम कुछ एक अधिनियम पढ़ेंगे, ठीक है, और एक एक करके डिस्कस करेंगे सबके बारे में, क्या कुछ इंपॉर्टेंट है उन सब के बारे में, उन सबको अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे एक हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, है ना। अच्छा, उसके बाद एक हम पढ़ेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 और एक हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है बच्चों, इन सब के बारे में हम लोग इस लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। आई गेस आपने प्रीवियस लेक्चर अच्छे से पढ़ लिया होगा। इस लेक्चर को देखने से पहले प्रीवियस लेक्चर जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए चीजें क्या चल रही हैं। आपको बता दूं, इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल द ब्राइट क्लासरूम पर मिल जाएगी। आप जल्दी से टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिएगा। आप हमें इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं और सबका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए आइए आज का जो हमारा टॉपिक है उसे शुरू करते हैं। और सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं बच्चों वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, 1858 में भारत सरकार अधिनियम। हालांकि हम इसके बारे में हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से हम रिपीट करते हैं यहाँ पे। तो जैसा कि हम लोगों को पता है, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब 1857 की क्रांति हुई थी, है ना, 1857 की क्रांति के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, उनका जो भारत पे जो शासन है, जो रूल है, वो क्या हो चुका था, वो खत्म हो चुका था पूरी तरह से, है ना। ज्यादा 1857 की क्रांति मेनली से सिपाहियों का विद्रोह कहा गया था। मंगल पांडे, है ना, इन सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। रानी लक्ष्मीबाई, तात्या तोपे, है ना, नाना साहेब, इन सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, राइट। अब हुआ क्या कि जब 1857 की क्रांति हुई तो उसके बाद ये अधिनियम लाया गया, भारत सरकार अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, भारत सरकार अधिनियम 1858। इसके तहत ये क्या कर दिया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पावर थी, जो एडमिनिस्ट्रेशन की जो पावर्स थी, यानी कि जो प्रशासन की जो पावर थी, वो अब ट्रांसफर हो चुकी थी किसके पास? ब्रिटिश क्राउन के पास। ब्रिटिश क्राउन का मतलब क्या हो गया? इंग्लैंड की महारानी। याद है कि सिंपल सी बात है कि भैया अब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारत में सिर्फ क्या करेगी? भारत में सिर्फ व्यापार करेगी, लेकिन राज कौन करेगा? राज करेगा ब्रिटिश क्राउन, यानी कि इंग्लैंड की महारानी, है ना। इसके अंदर मेनली क्या क्या प्रावधान थे इस अधिनियम के अंदर कि जो भारत का गवर्नर जनरल था, भारत का गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये सबसे बड़ी पोस्ट थी। तो गवर्नर जनरल की पोस्ट को खत्म करके क्या बना दिया गया था? वॉइसरॉय। कि अब भारत की जो सबसे बड़ी पोस्ट होगी उसे हम क्या बोलेंगे? वॉइसरॉय बोलेंगे, गवर्नर जनरल नहीं बोलेंगे। तो जब भी आप वॉइसरॉय शब्द सुने तो समझ जाइएगा कि 1858 के बाद की बात हो रही है यहां पर। और कभी भी गवर्नर जनरल बोले तो समझ लेना 1858 से पहले की बात हो रही है, ठीक है। और जो वॉइसरॉय होगा वही क्या होगा? ब्रिटिश क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव होगा भारत के अंदर, वही क्या होगा? प्रतिनिधि होगा। यानी कि जो भी जवाबदेही रहेगी किसकी रहेगी? अब वॉइसरॉय की रहेगी। और वह जवाबदेही किसके प्रति होगी? ब्रिटिश क्राउन के प्रति होगी, राइट। उसके बाद इसी अधिनियम में क्या बोल दिया गया कि भैया हम क्या करेंगे? ब्रिटिश सरकार कह रही है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश क्राउन कह रहा है कि हम जो है लंदन के अंदर एक ऑफिस बनाएंगे और उस ऑफिस का नाम होगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, है ना, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। इसके साथ जो है 15 सदस्यों की जो एक परिषद होगी, ठीक है, 15 सदस्यों की 15 मेंबर्स होंगे, एक परिषद बनाई जाएगी। जो इस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो कि लंदन में बैठा है वो क्या करेंगे? 15 बंदे इसकी मदद करेंगे भारत के बारे में जानकारी देने में, ठीक है। भारत का जो प्रशासन है उसको संभालने में इस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की क्या करेंगे? मदद करेंगे। और ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, ये जो बंदा है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, है ना, ये क्या था? ब्रिटिश कैबिनेट मेंबर था। ब्रिटिश की जो कैबिनेट थी उसका मेंबर था, जो कि डायरेक्टली उत्तरदायी है किसके प्रति? ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति, ब्रिटिश संसद के प्रति। यानी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर यह बंदा जाएगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और बताएगा कि जी भारत का प्रशासन ऐसे चल रहा है, ठीक चल रहा है, गलत चल रहा है, ये सही हो रहा है, ये गलत हो रहा है। और इसको जानकारी कहां से मिलेगी? ये जो 15 मेंबर्स की जो समिति है ये इसको क्या करेगी? जानकारी देगी। और ये बैठेगा कहां पर? ये बैठेगा लंदन में। क्लियर है बच्चों? इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था ना, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बेसिकली क्या था? एक कम्युनिकेशन चैनल था, एक संचार का एक कह सकते हो एक रास्ता था कि भैया ब्रिटिश गवर्नमेंट और जो भारतीय हैं उनके बीच में वार्तालाप करने का मेन साधन कौन बना? यही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बना, जो कि लंदन में बैठा हुआ है।
दूसरा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंदर जो एक और चीज लाई गई वो ये लाई गई कि भारत के अंदर जो डबल गवर्नमेंट चल रही थी ना, डबल गवर्नमेंट, याद है पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, है ना, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थी एक तो, और एक था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो इन सबको खत्म कर दिया गया। जो ड्यूल गवर्नमेंट थी उसको क्या कर दिया गया, अबॉलिश कर दिया गया। ड्यूल गवर्नमेंट स्थापित की गई थी किस अधिनियम के तहत, पिट्स इंडिया एक्ट। जो पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया था 1784 में, उस अधिनियम के तहत भारत के अंदर ड्यूल गवर्नमेंट लाई गई थी। लेकिन ड्यूल गवर्नमेंट, द्विशासन सरकार कैसे खत्म की गई, किस अधिनियम के तहत, तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत जो क्या कर दी गई थी, खत्म कर दी गई थी। अच्छा, जस्ट मैंने अभी आपको बताया कि गवर्नर जनरल के पोस्ट को खत्म कर क्या बना दिया गया है, वॉइस रॉय। अब जिस टाइम पे अधिनियम लाया गया था उस टाइम पे भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। अब गवर्नर जनरल का पोस्ट खत्म करके क्या बना दिया, वॉइस रॉय। तो लॉर्ड कैनिंग ही क्या है, भारत के पहले वॉइस रॉय है। इस बात को भी नोट करके लिख लेना, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि भारत के पहले वॉइस रॉय कौन थे, तो भारत के पहले वॉइस रॉय थे बच्चों लॉर्ड कैनिंग। क्लियर है इतनी बात। उसके बाद नेक्स्ट जो हम अधिनियम पढ़ते हैं बच्चों, वो हम पढ़ते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, भारतीय परिषद अधिनियम। क्या नाम है इसका, नाम है हिंदी में भारतीय परिषद अधिनियम। और ये कब लाया गया था, तो ये लाया गया था बच्चों 1861 में। ठीक है। अब इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में क्या कहा था कि इस अधिनियम के तहत मद्रास और बॉम्बे जो है ना, उनकी लेजिस्लेटिव पावर्स, यानी कि उनकी जो विधान पालिका की जो शक्तियां थी ना, वो खत्म हो चुकी थी पहले, है ना। अब इनको क्या कर दिया गया, रिस्टोर कर दिया गया। विधान पालिका की जो शक्तियां हैं वो पहले खत्म हो चुकी थी, अब उनको रिस्टोर कर दिया गया, पुनर्जीवित कर दिया गया। अब आप ये पूछेंगे कि मद्रास और बॉम्बे की जो विधान पालिका की शक्तियां हैं वो खत्म किस अधिनियम के तहत हुई थी, तो वो हुई थी चार्टर एक्ट 1833। प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको पढ़ा चुका हूं, चार्टर एक्ट 1833 के तहत मद्रास और बॉम्बे की जो लेजिस्लेटिव पावर्स है वो खत्म हो चुकी थी, लेकिन दोबारा रिस्टोर कर दी गई किस अधिनियम के तहत, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत। ठीक है। उसके बाद यहां पे जो गवर्नर जनरल था, यानी कि जो वॉइस रॉय हम कह सकते हैं, जो वॉइस रॉय था उसको पावर दे दी गई कि वो अपनी कभी भी वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकता है किसी भी कानून को खत्म करने के लिए। और यही वॉइस रॉय क्या कर सकता है, यही वॉइस रॉय जो है अब अपने हिसाब से क्या कर सकता है, कोई भी एक ऑर्डिनेंस पास कर सकता है, कोई भी एक अध्यादेश पास कर सकता है। जैसे आज के टाइम में भी गवर्नर और राष्ट्रपति के पास पावर होती है भारत के अंदर कि वो क्या कर सकते हैं, वो कोई भी अधिनियम पारित कर सकते हैं। वैसे ही उस टाइम पर जो वॉइसरॉय था उसको पावर दे दी गई कि भैया वो क्या कर सकता है, वो एक ऑर्डिनेंस या अध्यादेश पारित कर सकता है जो कि वैलिड रहेगा 6 महीने तक। 6 महीने तक उसका जो ऑर्डर है, जो अध्यादेश है, वो क्या रहेगा, वैलिड रहेगा। क्लियर है। उसके बाद इसी अधिनियम के तहत पहली बार भारतीयों को वॉइसरॉय की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब विधान पालिका परिषद, वॉइस रॉय की जो विधान पालिका जो परिषद है ना, वहां पर जगह मिली भारतीयों को एज ए नॉन ऑफिशियल मेंबर, गैर आधिकारिक जो है सदस्य के रूप में जो है इनको जगह मिली। और बेसिकली कौन कौन से मेंबर्स यहां पे 3 मेनली नॉमिनेट हुए थे लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, तो नाम याद रखिएगा, महाराजा ऑफ पटियाला, राजा ऑफ बनारस एंड सर दिनकर राव। 3 कौन कौन, महाराजा ऑफ पटियाला, राजा ऑफ बनारस के राजा, और सर दिनकर राव। ये तीनों जो है पहले भारतीय थे जो वॉइस रॉय की लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान पालिका परिषद के क्या बने थे, मेंबर बने थे। और उस टाइम पे देश के वॉइस रॉय कौन थे, उस टाइम पे देश के वॉइस रॉय थे बच्चों लॉर्ड कैनिंग। क्लियर है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ क्या, वॉइसरॉय को परिषद में कामकाज के सुगम संचालन के लिए नियम और आदेश बनाने का अधिकार दिया गया कि भैया सब कुछ सही ढंग से चले, सब कुछ सही चले, तो इसलिए क्या कर दिया गया, उनको जो है नियम कानून बनाने के लिए जो अधिकार दिए गए। ठीक है। इसी के तहत लॉर्ड जो कैनिंग था उसने क्या किया था, पोर्टफोलियो सिस्टम बनाया। पोर्टफोलियो सिस्टम जिसे हम बोल देते हैं कैबिनेट सिस्टम। क्या मतलब है इस चीज का, देखिए जब भी कोई नई सरकार बनती है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट में बनती है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट में बनती है, तो हम देखते हैं ना कि इसका पोर्टफोलियो क्या है। पोर्टफोलियो का मतलब हो गया कि मान लो उसके कैबिनेट के अंदर 30 मंत्री हैं। ठीक है, 30 मंत्री हैं, तो एक ये मंत्री है, एक ये मंत्री है, एक ये मंत्री है, मान लेते हैं। ठीक है। इस मंत्री को जो है गृह मंत्रालय दे दिया, होम मिनिस्ट्री दे दी, इसको जो है विदेश मंत्रालय दे दिया, फॉरेन मिनिस्ट्री दे दी। ठीक है। इसको शिक्षा मंत्रालय दे दिया, एजुकेशन मिनिस्ट्री दे दी। तो कौन से मंत्री को कौन सा मंत्रालय मिला है, इसी को बोलते हैं बच्चों पोर्टफोलियो, है ना। यानी कि क्या कर दिया गया, जो मंत्री लोग हैं, जो कैबिनेट के जो मेंबर्स हैं, उनको क्या कर दिया गया है, उनको आपस में जो है पावर्स डिवाइड कर दी गई हैं, उनको मंत्रालय बांट दिए गए हैं ताकि सबके ऊपर किसी एक बंदे पर सारा दबाव ना पड़े। जब अलग अलग बंदों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी तो वो ढंग से काम कर सकेंगे, है ना। उसके बाद
यहां पे जो वॉइसरॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी ना, जो कार्यपालिका, जो कार्यकारी जो परिषद थी वॉइसरॉय की, वहां पर क्या कर दिया गया, एक लॉ मेंबर को भी ऐड कर दिया गया, एक विधि सदस्य को भी इसमें क्या कर दिया गया था, जोड़ दिया गया था। क्लियर है? यह था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के बारे में। नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, वो है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, है ना, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। इसके बारे में हम पढ़ते हैं बच्चों। यहां पे क्या कह रहा है, अब इसके अंदर यह बोल दिया गया कि जो वॉइसरॉय की जो काउंसिल है, यहां पे गवर्नर जनरल लिखा है, कंफ्यूज मत होना, गवर्नर जनरल मतलब यहां पे वॉइसरॉय की ही बात हो रही है, कि जो वॉइसरॉय की जो काउंसिल है ना, वॉइसरॉय की जो काउंसिल है, इसके अंदर जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं, जस्ट अभी हमने पढ़े थे ना, भारतीय जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे, ठीक है, पहले वो 3 ही थे, अब और बढ़ा दिए गए। तो यहां पर क्या कर दिया गया, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स यानी कि गैर आधिकारिक जो सदस्य थे, उनकी संख्या को बढ़ा दिया गया। लेकिन यहां पर जो मेजोरिटी थी ना, जो मेजोरिटी थी, जो बहुमत था, वो ऑफिशियल मेंबर्स के पास ही था, है ना। इसका मतलब यहां पे ये था कि जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं वो सिर्फ 250 थे, 250 थे, यानी कि मान लो 100 है तो 100 का 250 लगा लो, कितना हो जाएगा, 40, यानी कि 100 में से 40 मेंबर तो होंगे इंडियन, जो कि नॉन ऑफिशियल है ना, गैर आधिकारिक हैं, और 60 मेंबर्स यानी कि जो मेजोरिटी किसके पास है, वो ऑफिशियल मेंबर्स की है, और जो मेजोरिटी थी वो कौन थी, वो ब्रिटिशर्स की थी। यहां पे क्लियर इतनी बात। दूसरी बात, फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर, या फिर हम बोल सकते हैं वॉइसरॉय, वर इंक्रीज्ड। ठीक है, जो वॉइसरॉय की जो विधान पालिका परिषद थी ना, उसके जो फंक्शंस थे, उनके जो कार्य थे, उनकी जो पावर थी, उनको बढ़ा दिया गया। ठीक है, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, जो विधान पालिका परिषद थी, अब वो बजट के बारे में डिस्कस कर सकती थी कि पैसा कहां पे खर्च करना है, कैसे खर्च करना है। ठीक है, क्वेश्चंस को जो कार्यपालिका परिषद है उनसे सवाल पूछ सकती थी कि भाई तुमको इतना पैसा दिया गया, तुमने कहां पे खर्च करा, हमें पूरा हिसाब दो। पहले ये सब पावर्स नहीं थी, लेकिन अब पावर दे दी गई मंत्रियों को कि तुम भाई कार्यपालिका से क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो। कार्यपालिका और विधान पालिका में फर्क क्या होता है, ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शंस वाज इंट्रोड्यूस्ड बट द वर्ड इलेक्शंस वाज नॉट यूज्ड। क्या कहता है कि भाई अप्रत्यक्ष चुनावों के बारे में जो सिद्धांत है उन्हें लाया गया। अप्रत्यक्ष चुनाव याद है, जैसे हम पढ़ते हैं ना, हमारे यहाँ पे राज्यसभा में है, वो अप्रत्यक्ष चुनाव है। विधान पालिका की जो परिषद होती है, विधान परिषद होती है, वो भी क्या है, इंडायरेक्ट इलेक्शन है। तो इंडायरेक्ट इलेक्शन के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो सिद्धांत है, उन्हें लाया गया, लेकिन इलेक्शन वर्ड का यहां पे यूज नहीं किया गया था इस अधिनियम के अंदर। क्लियर है इतना मुद्दा? उसके बाद नेक्स्ट जो आता है हमारा अधिनियम, वो आता है बच्चों मोरले मिंटो रिफॉर्म्स ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री में हमने इसको बड़े ही अच्छे से पढ़ा था, बहुत ही अच्छे से पढ़ा था। देखिए मोरले और मिंटो ये 2 बंदों के नाम है। ठीक है, जो मोरले था ना, मोरले जो था, ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था। ये क्या था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था। और जो मिंटो था, ये उस टाइम पे भारत का वॉइसरॉय था। उस टाइम पे क्या था? भारत का वॉइसरॉय। ठीक है, तो इन्हीं के नाम पे इस अधिनियम का नाम रखा गया है। वैसे इस अधिनियम का नाम क्या है? इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909, है ना, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, ये इसका असली नाम है। लेकिन ये किसके टाइम पे लाया गया है? मोरले, जो कि क्या है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो कि कहां पर बैठता है? लंदन में बैठता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। मिंटो क्या है? भारत का वॉइसरॉय है। तो इसलिए इसका दूसरा नाम क्या बोल देते हैं? इसलिए इसका दूसरा नाम बोल देते हैं मोरले मिंटो सुधार। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोरले मिंटो रिफॉर्म्स कब लाए गए थे? तो ये लाए गए थे बच्चों 1909 में, 1909 में जो है इन्हें लाया गया था। ठीक है, अब इसके अंदर क्या था? तो जैसे कि ये फर्स्ट पॉइंट वही है, मोरले क्या थे उस टाइम पे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे भारत के, और मिंटो क्या थे? भारत के वॉइसरॉय थे। इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया था? मोरले मिंटो रिफॉर्म्स, मोरले मिंटो सुधार, जो इसको जो है रख दिया गया था। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ कि सेंटर और जो प्रोविंस थे, सेंटर मतलब केंद्र सरकार हो गई, प्रोविंस का मतलब हो गया प्रांत। हम आज के टाइम में प्रोविंस वर्ड यूज नहीं करते हैं, हम वर्ड यूज करते हैं स्टेट, यानी कि राज्य। उस टाइम पर वर्ड यूज करते थे प्रोविंस। तो जो सेंटर है और जो प्रोविंस है, यानी कि जो प्रांत है, वहां पर लेजिस्लेटिव जो काउंसिल्स थी, यानी कि जो विधान पालिका की जो परिषद थी, विधान पालिका की परिषद, उनके साइज को क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया गया। वॉइसरॉय की जो काउंसिल थी, उसके अंदर पहले 16 मेंबर हुआ करते थे। अब कितने हो गए? अब हो गए 60। अब कितने हो गए थे? 60 मेंबर्स हो चुके थे वॉइसरॉय की काउंसिल के अंदर। ठीक है, उसके बाद जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, केंद्रीय विधान पालिका परिषद थी, केंद्रीय विधान पालिका परिषद, उनके पास क्या थी? ऑफिशियल मेजोरिटी थी यहां पे। लेकिन जो प्रोविंशियल काउंसिल थी, यानी कि जो प्रांतीय परिषद थी,
प्रांतीय परिषद, ठीक है, उनके पास जो है नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी थी। क्लियर है? बस आपको इतना ध्यान रखना है कि भैया जो वाइसरॉय की काउंसिल है, इस नियम के तहत वाइसरॉय की काउंसिल के अंदर मेंबर्स को 16 से 60 बना दिया गया, मेंबर्स की संख्या को बढ़ा दिया गया, जिसके तहत जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली है उनके पास तो मेजोरिटी थी, लेकिन जो प्रांतीय यानी कि जो प्रोविंशियल काउंसिल थी, प्रांतीय परिषद थी, उनके पास जो है वो मेजोरिटी नहीं थी। ठीक है बच्चों? उसके बाद यहां पर जो है सेपरेट इलेक्टोरेट, ये भी हम हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। सेपरेट इलेक्टोरेट को बोलते हैं बच्चों अलग मतदाता सूची। क्या बोलते हैं? अलग मतदाता सूची। अलग मतदाता सूची को जो है लाया गया मुसलमानों के लिए, ठीक है, क्योंकि याद है इसकी डिमांड की गई थी जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 के अंदर, और 1908 के अंदर जब मुस्लिम लीग का अमृतसर के अंदर अधिवेशन हुआ था जिसके अध्यक्ष थे मोहम्मद अली जिन्ना, तो मोहम्मद अली जिन्ना को भड़का दिया था अंग्रेजों ने, और मोहम्मद अली जिन्ना ने भी डिमांड की थी सेपरेट इलेक्टोरेट की, अलग मतदाता सूची की, कि जहां पर जो है जहां पर मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा है वहां पर इलेक्शनों में मुस्लिम ही खड़े होंगे, मुस्लिम ही वोट डालेंगे, हिंदू ना तो खड़े हो सकते, हिंदू ना वोट डालेंगे। इसी को बोलते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट। तो ये कब लाया गया था? तो ये इसी अधिनियम के अंदर जो है लाया गया था। ठीक है, उसके बाद पहली बार जो इलेक्शंस है वो इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस हुए, पहली बार भारत के अंदर इलेक्शन हुए। ठीक है, इंडियंस वर अलाउड इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वॉइसरॉय, और इंडियंस को, भारतीयों को परमिशन मिल चुकी थी कि वॉइसरॉय की जो कार्यकारी जो परिषद है, एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल है, वो उसके क्या बन सकते हैं? मेंबर बन सकते हैं। अब इसी चीज पे कि वॉइसरॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसके मेंबर्स इंडियन बन सकते हैं, इसी तर्ज पर सवाल यह पूछा जाता है कि वॉइसरॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, वॉइसरॉय की जो क्या ना कार्यकारी जो परिषद है, उसके पहले मेंबर कौन थे? तो उसके जो पहले मेंबर थे, भारतीय सदस्य थे, उनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। क्या नाम था? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये पॉलिटी के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था? काउंसिल्स वर गिवन द राइट टू डिस्कस एनी मैटर, मूव रेजोल्यूशन ऑन द बजट एंड आस्क क्वेश्चन विद सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, बट दे डिड नॉट हैव द राइट टू वोट। क्या कहता है कि ये जो काउंसिल के अंदर जो मेंबर्स थे ना, इनको ये पावर दे दी गई, हालांकि जो इंडियंस मेंबर थे उनको ये पावर दे दी गई कि भैया आप किसी भी मुद्दे पे डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, आप जो है अपना रेजोल्यूशन भी ला सकते हो, आपको कोई प्रावधान लाना है वो भी ला सकते हो, आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछना है तो वो भी पूछ सकते हो। लेकिन यहां पर भारतीयों को, इस परिषद के मेंबर्स तो है, लेकिन वो नाम के मेंबर्स, उनको पावर नहीं दी गई है वोट डालने की। वोट डालने की पावर सिर्फ किसके पास थी? जो इस परिषद के अंदर जो ब्रिटिश मेंबर्स थे, सिर्फ उन्हीं के पास पावर थी, इंडियंस के पास पावर्स नहीं थी। ठीक है, उसके बाद देयर वाज सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेसिडेंसी, कॉर्पोरेशंस, चैंबर ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटीज एंड जमींदार। समझ गए कि भाई जो चैंबर्स ऑफ कॉमर्स है, जो विश्वविद्यालय है, जो जमींदार है, ठीक है, जो कॉर्पोरेशंस की जो प्रेसिडेंसी है, वहां पर भी क्या कर दिया गया? अलग से जो है रिप्रेजेंटेशन की बात की गई, अलग से लोगों को चुने जाने की यहां पर क्या की गई थी? बात की गई थी। क्लियर है? तो ये था भारत सरकार, सॉरी, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। लास्ट जो हम अधिनियम पढ़ने वाले हैं बच्चों, वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919। ठीक है, और इसका जो नाम, दूसरा जो नाम है वो है मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। क्या नाम है? मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। और ये कब लाया गया था? 1919 में लाया गया था। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत सरकार अधिनियम 1919 का ही ये क्या है? ये दूसरा नाम है बच्चों। ठीक है, तो देखिए हुआ क्या इस अधिनियम के तहत? डायरची वाज इंट्रोड्यूस्ड एट प्रोविंशियल लेवल। ठीक है, दैट इज द रूल ऑफ 2 एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स एंड मिनिस्टर्स। क्या कहता है कि इसके तहत क्या कर दिया गया? इस अधिनियम के तहत जो है द्विशासन जो है भारत के अंदर लाया गया, प्रांतीय स्तर पर, प्रांतीय स्तर, स्टेट लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे क्या कर दिया गया था? द्विशासन लाया गया। यानी कि अब यहां पर क्या होंगे? दो जनों का राज होगा, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिलर होगा, कार्यपालिका का काउंसिलर होगा, और एक मिनिस्टर होगा। मिनिस्टर का मतलब क्या हो गया? मंत्री हो गया। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ प्रोविंसेस वाज अकाउंटेबल टू लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट फॉर ट्रांसफर सब्जेक्ट्स। क्या कहता है कि जो प्रांतीय सरकारें हैं ना, प्रांतीय सरकारें, वो जवाबदेही हैं, वो उत्तरदायी हैं किसके प्रति? लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट, उस राज्य की जो विधान पालिका परिषद है ना, ठीक है, जो विधान पालिका जो परिषद है, उसके लिए क्या है? ये उसके लिए उत्तरदायी है सिर्फ ट्रांसफर सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, ट्रांसफर सब्जेक्ट इसको बोलते हैं स्थानांतरित विषय, स्थानांतरित विषय, ना कि रिजर्व सब्जेक्ट के लिए, ना कि आरक्षित विषय के लिए। दो तरह के सब्जेक्ट्स थे, मैंने आपको हिस्ट्री में भी बताया था, ट्रांसफर्ड और स्थानांतरित। ठीक है, दोनों में फर्क क्या है वो आप यहां पे देख सकते हैं। देखिए, जो रिजर्व सब्जेक्ट है, रिजर्व का मतलब क्या हो गया? आरक्षित।
आरक्षित जो सब्जेक्ट थे ना, वहां पर क्या था, एडमिनिस्ट्रेटेड बाय एग्जीक्यूटिव काउंसलर हेडेड बाय गवर्नर, कि इनको कौन देखेगा, इनको कौन कंट्रोल करेगा, तो जो कार्यपालिका के जो काउंसलर है वो कंट्रोल करेंगे और उनके ऊपर हेड कौन होगा, गवर्नर होगा। ठीक है, लेकिन जो ट्रांसफर सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि जो स्थानांतरित जो विषय हैं, वो किसके द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किए जाएंगे, वो किए जाएंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा, यानी कि मंत्री परिषद के द्वारा। जो स्थानांतरित विषय हैं उनको मंत्री परिषद देखेगा और उनके ऊपर हेड कौन होगा, गवर्नर होगा। ठीक है, यहां पर कौन देखेगा, रिजर्व यानी कि जो आरक्षित विषय वो कौन देखेगा, एग्जीक्यूटिव काउंसलर यानी कि कार्यपालिका का जो काउंसलर है वो देखेगा। लेकिन जो स्थानांतरित विषय ट्रांसफर सब्जेक्ट है वो कौन देखेगा, वो देखेंगे मंत्री परिषद यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। क्लियर है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो रिजर्व सब्जेक्ट थे, रिजर्व सब्जेक्ट, इसके बारे में क्या बोला गया, दे वर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, कि ये विधान पालिका के लिए उत्तरदायी नहीं है। ठीक है, जो एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स हैं ये विधान पालिका के लिए उत्तरदायी नहीं है, लेकिन यहां पर जो मंत्री थे, ये मंत्री विधान पालिका के लिए सीधे उत्तरदायी हैं। हम कह सकते हैं कि सीधी सीधी बात है, यहां पे ज्यादा पावर किसके पास है, ज्यादा पावर है यहां पर बच्चों एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स के पास, क्योंकि वो तो किसी के लिए उत्तरदायी है ही नहीं। लेकिन वहीं अगर हम मंत्रियों की बात करें तो मंत्री परिषद डायरेक्ट उत्तरदायी है किसके लिए, विधान पालिका के लिए। क्लियर है बात इतनी बच्चों। उसके बाद यहां पर क्या कर दिया गया, इस अधिनियम के तहत सेंट्रल लेवल पे जो है बाय कैमलर लेजिस्लेचर लाया गया, द्विसदीय सदन लाया गया, 2 सदन बनाए गए। एक तो बनाया गया काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट का मतलब हो गया बच्चों राज्यों की परिषद। ठीक है, राज्य की परिषद, जिसे हम अपर हाउस भी बोलते हैं, जैसे आज के टाइम में हमारे यहां पे राज्यसभा है ना, वैसे बनाया गया काउंसिल ऑफ स्टेट यानी कि अपर हाउस। और एक बनाया गया सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि केंद्रीय विधान पालिका परिषद, केंद्रीय विधान पालिका परिषद को जो है बनाया गया, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाया गया, जिसे हम बोलते हैं लोअर हाउस। जैसे आज के टाइम में क्या है, लोकसभा। तो जैसे आज के टाइम में लोकसभा और राज्यसभा है, वैसे ही उस टाइम पर भी क्या कर दिया गया था, उस टाइम पर भी 2 सदनों को बनाया गया था, एक काउंसिल ऑफ स्टेट जिसे हम बोलते हैं अपर हाउस, और एक था सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसे हम बोलते हैं लोअर हाउस। ठीक है, उसके बाद 3 members आउट ऑफ 6 इन वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल वर टू बी इंडियंस एक्सेप्ट कमांडर इन चीफ। क्या कहना चाहता है यहां पर एक बात यह कहना चाहता है कि भैया जो वॉइसरॉय की कार्यपालिका की जो परिषद है, वॉइसरॉय की कार्यपालिका की जो परिषद है, उसके अंदर टोटल 6 मेंबर होंगे। 6 मेंबर में से 3 सदस्य, 3 मेंबर कौन होने चाहिए, इंडियन होने चाहिए, लेकिन कमांडर इन चीफ ब्रिटिशर ही होगा। कमांडर इन चीफ सिर्फ कौन होगा, ब्रिटिशर होगा। ठीक है, उसके बाद ये जो भारत सरकार अधिनियम 1919 लाया गया है, इसी के तहत भारत के अंदर डायरेक्ट इलेक्शंस जो है वो लाए गए थे। डायरेक्ट इलेक्शंस को हिंदी में बोलते हैं बच्चों प्रत्यक्ष चुनाव। डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब क्या हो गया, प्रत्यक्ष चुनाव। ठीक है भाई, आप जैसे आज के टाइम में लोकसभा के चुनाव क्या है, डायरेक्ट इलेक्शन है। विधानसभा के इलेक्शन कैसे, डायरेक्ट इलेक्शन है। यानी कि किसी भी मान लो 3-4 बंदे इलेक्शनों में खड़े हैं, तो उनको जो लोग जो है वो डायरेक्ट वोट कर रहे हैं, और जिसको ज्यादा वोट मिले वही जाके आगे सदन में बैठेगा, तो इसी को बोलते हैं डायरेक्ट इलेक्शन। क्लियर है। उसके बाद इसी अधिनियम के तहत क्या बोल दिया गया कि मुसलमानों को जो सेपरेट इलेक्टोरेट मिला हुआ है, जो अलग मतदाता सूची मिली हुई है, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। और साथ में जो सिख हैं, जो ईसाई धर्म के लोग हैं, जो यूरोपियंस हैं, जो एंग्लो इंडियन हैं, उनको भी अब क्या मिलेगा, उनको भी अब जो है सेपरेट इलेक्टोरेट जो है यहां पर क्या मिलने वाला है। क्लियर है बच्चों। उसके बाद और क्या बातें हुई, दिस एक्ट प्रोवाइडेड फॉर इलेक्टेड नॉमिनेटेड ऑफिशियल्स एंड नॉमिनेटेड नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। क्या कहता है, इस अधिनियम से क्या हुआ कि हमें एक तो निर्वाचित सदस्य मिले, मनोनीत सदस्य मिले, और मनोनीत गैर आधिकारिक सदस्य भी हमें यहां पर जो है मिले। क्लियर है। उसके बाद इसी अधिनियम के तहत जो है भारत के अंदर पहली बार जो है लिमिटेड फ्रेंचाइज जो है वो लाई गई थी। ठीक है, लिमिटेड फ्रेंचाइज, लिमिटेड वयस्क मताधिकार जो हम कह सकते हो वो लाया गया था ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, एजुकेशन एंड टैक्स। ठीक है, प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति, शिक्षा और टैक्स के बेस पे जो लिमिटेड फ्रेंचाइज को जो इंडिया के अंदर लाया गया था। उसके बाद द एक्ट कंसिस्टेड ऑफ ए प्रियम्बल कंप्राइजिंग सर्टेन बेसिक प्रिंसिपल्स। इट्स एम वाज प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ ए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। क्या कहना चाहता है कि इस अधिनियम के तहत इसके अंदर जो है एक तरह से एक प्रियम्बल था। ठीक है, एक प्रस्तावना थी। उस प्रस्तावना के अंदर जो है बेसिक प्रिंसिपल्स, कुछ बेसिक सिद्धांत जो है उनको लिखा गया था। और मेनली इनका मकसद क्या था कि भाई भारत के अंदर एक उत्तरदायी सरकार बनाई जाए, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाई जाए, जो कि भारत के लोगों के बारे में चर्चा करे, भारत के लोगों के बारे में सोचे, ना कि अपने फायदे के बारे में सोचे। राइट। उसके बाद
इसी अधिनियम के तहत 1926 में क्या बनाया गया था? 1926 में बनाया गया था सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन। सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है इसकी स्थापना की गई थी। जैसे आज के टाइम में यूपीएससी है ना बच्चों, ये वही है, ठीक है। लेकिन इसकी स्थापना कब हुई थी? 1926 में हुई थी, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन। क्लियर है बच्चों? उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसी मतलब क्या ना एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को लेकर, प्रशासनिक सुधारों को लेकर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया? 1927 में एक स्टैट्यूटरी कमीशन बनाया था जिसे हम बोलते हैं साइमन कमीशन। याद है साइमन कमीशन? साइमन गो बैक। हिस्ट्री में हमने काफी अच्छे से पढ़ा था इसको। साइमन कमीशन को बनाया गया कि साइमन कमीशन को बनाया गया था 1927 में। वो इसलिए बनाया गया था कि साइमन कमीशन इंडिया जाए और इंडिया जाकर यह देखे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत जो हमने बदलाव किए, क्या उससे भारत की जनता खुश है कि नहीं है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में लाया गया। साइमन कमीशन भारत में आया था 1928 में, लगभग 9 साल बाद, है ना। और इस साइमन कमीशन का कड़ा विरोध हुआ था। याद करो, मैं हल्का सा ब्रीफ बता देता हूं क्यों। क्योंकि साइमन कमीशन के अंदर 7 सदस्य थे और सातों के सातों क्या थे? अंग्रेज थे। इसी बात का विरोध हुआ था कि भाई इसके अंदर जो है एक आधा भारतीय भी रखो, लेकिन बात नहीं मानी गई। साइमन कमीशन इंडिया में आया, साइमन कमीशन का कड़ा विरोध हुआ, लेकिन इन सबके बावजूद साइमन कमीशन अपना काम करता रहा। और फाइनली 1930 में साइमन कमीशन ने क्या किया था? अपनी जो रिपोर्ट थी वो अंग्रेजों के जो प्रधानमंत्री थे, जिसका नाम था रामसेन मैकडोनल्ड को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी साइमन कमीशन ने। और जैसे ही रामसेन मैकडोनल्ड ने इस रिपोर्ट को पढ़ा तो रामसेन मैकडोनल्ड ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करने की घोषणा कर दी थी। याद है हिस्ट्री में 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है हुई थी। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, हिस्ट्री के अंदर ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा रखी हैं। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी लंदन के अंदर। लंदन में कहां हुई थी? बर्गिंगम पैलेस, 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर, 1930 से 1932। पहली 1930 में, दूसरी 1931 में और तीसरी 1932 में, ठीक है। और फाइनली जब तीनों गोलमेज सम्मेलन हो चुके थे, तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो चुकी थी, उसके बाद फाइनली एक जो है व्हाइट पेपर तैयार किया गया, जिसे बाद में नाम दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935, है ना। और भारत सरकार अधिनियम 1935 हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे अब अच्छे से डिटेल में, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है संविधान के अंदर। क्लियर है बच्चों? यहां पर आपने बहुत सारी बातें हिस्ट्री की उठाई हैं, तो बच्चों मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा, आपको अर्ज करूंगा कि भैया आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर जाकर हिस्ट्री के लेक्चर्स हैं, ये सारे टॉपिक वाइज आपको वहां पे मिलेंगे, ठीक है। आप थंबनेल से ही पहचान जाएंगे कि ये टॉपिक कौन सा है, ठीक है बच्चों। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही है। आई गेस सारी की सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर होगी। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है बच्चों। और हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, दैट इज टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक, इन सब का लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।